दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। आज हम एक न्यू टॉपिक को टच करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम द्विघात समीकरण है। इस चैप्टर को बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। इस पूरे चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, उन क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाएगा इससे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर के बेसिक को क्लियर करेंगे। दोस्तों जब हम किसी चैप्टर को बेसिक से समझते हुए चलते हैं तो वे चैप्टर ज़्यादा समझ आता है, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है अदरवाइज़। चलिए दोस्त अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठ कर क्या पूरा आसमान देखता है। इस हुस्न की हिफाजत कर, तो इस हुस्न की हिफाजत कर बिलाए हुस्न, संभल कर चल सारा जहान देखता है, संभल कर चल सारा जहान देखता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को बेसिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। द्विघात रैखिक तथा द्विघात समीकरण। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये देखिए रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छी दिख पाए आपको। अब देखिए रैखिक समीकरण कैसे कहते किसे हैं भाई, ऐसा बहुपद जिनमें अज्ञात चरों की संख्या एक हो, जिसमें अज्ञात चरों की संख्या एक हो उसे एक चर वाली रैखिक समीकरण तथा दो अज्ञात चरों की समीकरण को दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि किसी संख्या में दो गुणों में से, मान लेते हैं कोई संख्या x है, ठीक है, किसी संख्या के दो गुने में से 3 घटाने पर अंतर 19 प्राप्त होता है। मान लेते हैं ये कोई इक्वेशंस है भाई, कोई संख्या है x है नी, और यानी उसके दुगुने में से माइनस कर देते हैं 3 तो कितना प्राप्त होता है, 19 प्राप्त होता है। तो इसमें एक ही आ रहा है, यानी एक ही इसमें चर आ रहा है, तो ये एक रैखिक समीकरण है और एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो ठीक है जी। किसी संख्या के दो गुने में से 3 घटाने पर अंतर 19 प्राप्त होता है, तब समीकरण 2x - 3 = 19, इसको हम कहेंगे एक चर वाली, क्योंकि इसमें एक ही x आ रहा है, एक ही a आ रहा है, एक ही y आ रहा है, कुछ भी आ सकता है अदरवाइज, तो उसको एक चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए पॉइंट, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 28, भाई किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 28 तथा अंतर 10 है, उनका योगफल 28 और उनका अंतर 10 है, तो समीकरण क्या बनेगी, मान लेते हैं कोई संख्या x और दूसरी संख्या y, क्योंकि दो संख्याओं की बात की जा रही है, क्योंकि मान लेते हैं एक संख्या x दूसरी संख्या y, तो उन संख्याओं का योग = 28 हो गया, x + y = 28 तथा x - y = 10। तो दो चर ये क्या हुआ, सॉरी ये देखिए इधर, इसमें एक चर ये रहा x और दूसरा चर y रहा = 28, तो इसको कहेंगे दो चरों वाली रैखिक समीकरण बनेगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, अगली पॉइंट की तरफ देखते हुए, रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। भाई ये रैखिक समीकरण दी जाती हैं तो इनको हल करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये 3 विधियाँ होती हैं। एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में किसी एक समीकरण से
एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार एक अज्ञात राशि की समीकरण को हल करके उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरी अज्ञात राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझिए इसको। मान लेते हैं कोई इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक समीकरण यह है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी समीकरण 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो ठीक है जी, 2 समीकरण दी रखी है इसमें। अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हुए x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ देखिए उपरोक्त दोनों चर वाली रैखिक समीकरण है। एक यानी दोनों जो है, ये दोनों समीकरण जो है ये 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें ये एक चर तो ये रहा x और दूसरा चर y रहा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 2 चर वाली रैखिक समीकरण, जैसा इसमें भी है। ठीक है, तो ठीक है जी, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, x को अचर मानते हुए समीकरण 1 को y के लिए हल करने पर x को इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, x को अचर मानते हुए समीकरण 1 को y के लिए हल करने पर जैसे ही हम इस पूरे 2x को उठा करके इधर लेकर आएंगे तो ये y का मान नहीं मिल जाएगा हमें? सर बिल्कुल मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू, जब ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 3 माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस y, सॉरी मैं एक दफ़े दिखाता हूँ सही करके भाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है इसको अचर मानते हुए। ठीक है, जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस के y इज इक्वल टू 3 माइनस के 2x। अब ये वाला माइनस जो है जैसे ही इधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, क्या ये तीसरी समीकरण नहीं बन जाएगी? सर बन जाएगी। तो यही तो यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर यही हुआ है बाबू। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 समीकरण 3 आ गई यहाँ पर। ठीक है, प्राप्त होता है। अब समीकरण 3 से प्राप्त y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जैसे ही इस y के मान को समीकरण 2 में ले जाके पुट करेंगे इस y की जगह, तो यहाँ से x का मान निकल आएगा या नहीं आएगा? सर सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आएगा निकल करके। वही करते हैं चलिए। तो 4x माइनस y की जगह y का मान यानी ये वाला मान माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब समीकरण 2 में से y का निराकरण हो गया, यानी y का मान रखा गया। परिमाण में पर्याप्त समीकरण 4 तो अकेले x में समीकरण है, समीकरण 4 तो अकेले x में समीकरण है। ठीक है, यानी ये देखो अकेला x दिख रहा है y का मान रखने पर, तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे 4x माइनस 2x, ये अंदर का निशान प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि 2x में से 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ से हमने 3 इधर लेकर गए तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब 2/2 करेंगे तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x का मान 1 आ गया। अब इस x के मान को जैसे ही हम समीकरण नंबर 2 में ले जाके रखेंगे तो क्या यहाँ से y का मान नहीं निकलेगा? सर बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वही कर लेते हैं चलो। अब यहाँ देखिए हम आगे देखते हैं, इस x के मान को हम पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। यहाँ पर 1 में रखा तो कोई नहीं, तो x यानी 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3
समीकरण 1 है ये। y इज इक्वल टू -1। क्या हमें यहाँ से x और y के मान प्राप्त नहीं हुए? सर बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि हमें x और y के मान ही निकालने थे। ठीक है, किस विधि से निकाला हमने? प्रतिस्थापन विधि से। अब हम सेकंड विधि के तरफ चलते हैं और इस तरह ही सीखते हैं जिस तरह पहले सीखी है। ठीक है, तो ठीक है सर। अब सेकंड देखिए, इधर थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं ताकि और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। विलोपन विधि सेकंड इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? इस पूरी डेफिनेशन में वही बताया गया है। इस विधि में दी गई दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर करने दोनों समीकरणों को जोड़ते या घटाते हैं, जिससे समान गुणांक वाले पद कट जाएं। प्राप्त एक अज्ञात राशि की समीकरण को हल करने पर प्राप्त राशि के मान को दी गई किसी एक समीकरण में रखकर दूसरी अज्ञात राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, विलोपन विधि को। जैसे 11x माइनस के 5y प्लस के 61 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये कोई दो चर वाली रेखिक इक्वेशंस है, रेखिक समीकरण है। समीकरण 1 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरी समीकरण हमें दे रखी हो। ठीक है, तो हमें इस दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो किस तरह करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया? उपरोक्त का विलोपन या निराकरण विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम x के गुणांक को क्या हो रहा है भाई? x के गुणांक को समान करने हेतु समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 11 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 1 को 3 से गुणा और समीकरण 2 को 11 से गुणा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बताता हूँ वो भी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बच्चे, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँ तो 11 से 33x हो जाए। ठीक है, और अगर 11 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँ तो 11 से 33 हो जाए, क्योंकि हमें x से x पूरी तरह से कट कर देना है ताकि y बचे और y का मान यहाँ से निकल कर आ जाए। जब y का मान यहाँ से निकल कर आ जाए तो y के मान को समीकरण नंबर ला के 1 में पुट कर देंगे या 2 में। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं चलिए। तो हमने 3 × 11x माइनस के 5y प्लस 61 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11 या 33x माइनस के 5 या माइनस के 15y, और जब हम इस 61 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 183। जैसे ही 183 इधर को जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें समीकरण 3 मिल गई। ठीक है, ये समीकरण हमारी 3 आ गई। अब आगे देखते हैं इधर। अब समीकरण 2 में हमने 11 से मल्टीप्लाई की तो 3x माइनस के 20y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 11 या 33x माइनस के 220y, जब 22 यानी 11 दूनी 22 इधर को जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 4 आ गई यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर एक मेथड का यूज़ किया, एक थोड़ा सी ट्रिक लगाई कि समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर जैसे ही हम समीकरण नंबर 3 को माइनस कर देंगे, समीकरण ये वाली माइनस कर देंगे तो हमें क्या होगा? हमें यहाँ पर ये 33x से 33x कैंसिल हो जाएगा, ये y बचेगा, या तो घटेगा या जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से y का मान निकल कर आएगा जिस तरह से यहाँ पर आया है। देखिए, जब हमने 205y प्लस के 205 इज इक्वल टू 0, यानी इस 205 से 205 कैंसिल, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस वाले देखिए 33x माइनस के 15y प्लस 33x माइनस कर रहे हैं ना, एक दफ़े मैं दिखा देता हूँ आपको सही करके। ये देखिए, ये इक्वेशन दे रखी है 33x माइनस के 15y। ठीक है, हमें समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटाने पर, ठीक है, मैंने क्यों काट दिया भाई? 33x माइनस के 15y माइनस के, अब समीकरण 4 कहाँ है भाई? 33x।
33x ये प्लस के 220 वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, अब x माइनस के 183, ठीक है, और माइनस के 22, ठीक है। तो इस 33x से 33x कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे पूरी इक्वेशंस को, तो यहाँ से y का मान निकल कर आएगा जो कि यहाँ पर माइनस के बना चुका है, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही हम y के मान को समीकरण 2 में लाके पुट करेंगे, जो ऊपर दी हुई थी समीकरण 3x माइनस के 20 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान 6 निकल कर आ जाएगा। अतः समीकरण x का हल यानी x इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। अब तीसरी जो इसका मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो माना दी गई समीकरण निम्न है, जैसे a1x प्लस के by1 प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है सर। अब वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम वज्र गुणन विधि को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है सर। तो यहाँ से x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस के c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस के a2 b1, ठीक है। x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 तथा y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। तो ठीक है सर। तो हमें यानी ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है, ये वाले फॉर्मूले को, इसको यूज़ करते हुए हम वज्र गुणन विधि के मान निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इधर, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मान लेते हैं कि a10, a1, a2 डैश 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 an तक जा रही वास्तविक संख्याएं हैं, तब f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण में है, ये भी an x की पावर n को बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिसकी घात n है f(x) इज इक्वल टू 0 को बहुपद समीकरण कहते हैं। यदि बहुपद समीकरण की घात 2 है तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर बहुपद की घात 2 है तो इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। दोस्तों मेरे साथ आपको मेहनत करनी है और आपको किसी भी हाल में टॉप कॉलेजों में सिलेक्शन दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बस आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहें और इसी चैनल के माध्यम से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण के मूल एवं विविक्त कर। ये विविक्त कर वर्ड जो है ये होता क्या है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन ये होता क्या है ज़रा उसको ही समझते हैं। ये हाँ याद आया, हमने 10th में पढ़ा था ये, अब याद आया कि ये विविक्त कर होता क्या है। रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशंस, इसका व्यापक समीकरण, भाई द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके 2 मूल होते हैं, क्योंकि 2 इस चर पे जो है वो 2 घात है। अगर 3 होती तो 3 इसके हल होते, 3 मूल होते सॉरी। अगर 4 होते तो 4 इसके मूल होते। जैसे माइनस बी प्लस माइनस, ये जो फॉर्मूला होता है ये एक्चुअली श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को इस पोर्शन को अंदर जो लिखा हुआ है इसको हमने विविक्त कर कहा, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी। अब देखते हैं कि इधर देखिए, अब थोड़ा सा इधर देखिए। माना समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। भाई ये समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। जब ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान होंगे, एक अल्फा एक बीटा, तथा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन है।
मूलों को योग याद रखना है माइनस के बी अपॉन है, यानी माइनस के बी यानी इस x का गुणांक जो होता है माइनस के वो x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसके पास में जो भी संख्या होती है, अर्थात माइनस के x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ठीक है सर। तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अपॉन इजिकल टू सी अपॉन ए होता है। सी ये रहा। अब कोई भी हमें अचर दे रखा है और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो अपॉन में चले जाता है और ये ऊपर आ जाता है अंश में। ठीक है, तो अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ठीक है सर। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कोमा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा व बीटा हो, यानी इस ए का मान जीरो नहीं हो और उसके मूल जो है वो अल्फा बीटा हो, तो मूलों का समांतर माध्य क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चंस में कभी कभी समांतर माध्य भी पूछ लिया जाता है, तो उस समांतर माध्य का ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अल्फा प्लस बीटा किस तरह निकलता है, माइनस के बी अपॉन ए, इक्वेशंस में दे रखा हो तो माइनस बी अपॉन ए कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकल जाएगा। अगर समांतर माध्य पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू करेंगे, वहां से हमारा मूलों का समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा दोस्त। अब यहाँ देखिए, अगर हमसे वो मूलों का हरात्मक माध्य पूछे, भाई समांतर और हरात्मक दो ही वर्ड है, अगर हमसे वो हरात्मक माध्य पूछे तो अल्फा इंटू बीटा, टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, अभी तो बताया हमने सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। अब ये सी अपॉन ए क्या है भाई, सी अपॉन ए ये एक अचर राशि होती है। ठीक है, जो कि इक्वेशंस में दी जाती है, जैसे 2, 4, 5 एंड सोन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है जी। मूलों के रूप में बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। अब थोड़े से इसके मूलों के रूप में बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग को थोड़ा सा सीख लेते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत का फल होता है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दोस्तों हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जैसे ही हमने ये इक्वेशन देखी तो इजिकल टू के इधर हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम 2 अल्फा बीटा को उठा करके यहाँ लेकर आएंगे, क्या ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं बन जाएगा, क्या ये नहीं बन जाएगा, क्या ये माइनस का नहीं हो जाएगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हमने वही किया है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे थोड़े से फॉर्मूले होते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। थोड़े से फॉर्मूले को रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को करने में आसानी हो। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा की पावर 4 प्लस के बीटा की पावर 4 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, अल्फा का स्क्वायर अल्फा की पावर 4 माइनस के बीटा की पावर 4 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इनटू रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूले आपके जमा पर रट जाने चाहिए दोस्त। अब देखते हैं मूलों की प्रकृति क्या होती है। मूलों की प्रकृति भाई, क्वेश्चंस में कभी कभी मूलों की प्रकृति भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और इसकी प्रकृति क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो ठीक है सर बता दीजिए किस तरह से पूछी जाती है। यदि d इज इक्वल टू, भाई अभी बताया था मैंने, d विविक्त कर को कहते हैं, विविक्त कर d। ठीक है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं विविक्त कर को।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान अगर 0 से बड़ा है, भाई डी का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। ये प्रकृति होती है। अगर डी का मान निकल कर आया है और वो डी का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है। यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसकी कैलकुलेशन करने के पश्चात अगर d का मान 0 के बराबर आए, d इज इक्वल टू 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। यदि तीसरी देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरी देखिए। यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा इसका मान आए यानी माइनस में आए, -1 -2 -4 -6 कुछ भी एंड सून माइनस में आए, लेकिन तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा आता हो, माइनस में आता हो, तो वे मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है यानी d का मान अगर 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग ना हो यानी 4 16 यानी किसी का भी वो वर्ग ना हो, सॉरी अगर वो किसी का भी वर्ग हो तो मूल परिमेय होंगे। भाई अभी हमारा d का मान 4 आ जाए, एक दफ़ा बताता हूँ आपको, d का मान 4 आ जाए, ठीक है, तो ये तो किसी का वर्ग होता है सर, 2 का वर्ग होता है, तो इसको हम कहेंगे तो मूल परिमेय होंगे। ठीक है। यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर वो पूर्ण वर्ग ना हो, 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 3 हो, 3 5 और 6 8 कुछ भी वर्ग ना हो लेकिन, तो मूल अपरिमेय होंगे। ये याद रखनी है आपको। भाई इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर हो तो दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा हो तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d का मान अगर 0 से बड़ा हो तो 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग भी हो यानी किसी का पूर्ण वर्ग हो यानी किसी का वर्ग हो वो, तो मूल परिमेय होंगे। अगर d का मान पूर्ण वर्ग ना हो, अगर d का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग ना हो तो वह अपरिमेय होंगे। ठीक है। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे को, ये थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके चैप्टर के। समीकरण निकाय, जैसे a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। अगर हम a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हम तुलना करें उन दोनों समीकरणों की, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उसका एक हल होगा। अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो उसका एक हल होगा। सेकंड देखिए, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के बराबर है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बैटरी डाउन हो गई है दोस्त। तो अब मैं आपको बता रहा था कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उसका नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होता है। अद्वितीय का मतलब होता है इसका एक हल है और कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है। अगर उसके अनेक हल हो, मैनी सॉल्यूशन, यानी कोई भी उसके बहुत सारे हल हैं। यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस दोनों इक्वेशंस के अनेक हल होंगे। ठीक है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हों तो वह समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस के मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। अगर हमें किसी के मान लेते हैं कि किसी समीकरण के मूल दे रखे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ, अल्फ़ा प्लस के बीटा इज इक्वल टू
5 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अब मूल दे रखे हैं हमें और हमसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशंस क्या बनेगी। अब इसकी इक्वेशन बताइए, इसकी इक्वेशंस क्या होगी। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी इसका मान रख देंगे इंटू एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल यानी ये इज इक्वल टू 0। दैट्स सॉल्व, आपकी इक्वेशंस आ जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, किसी समीकरण के मूलों की संख्या उसकी घात के बराबर होती है। किसी समीकरण के मूलों की संख्या जो होती है उसकी घात के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के देखिए इधर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर की 2 घात है तो इसके 2 मूल होंगे। ठीक है, तो ठीक है जी। यदि द्विघात, ये वाला देखिए, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस रूट बी है तब दूसरा मूल a माइनस रूट बी होगा। एक मूल जो होता है भाई एक्स स्क्वायर, यानी 2 इसके मान होंगे, इक्वेशन दे रखी हो कोई ऐसे, और एक मान इसका प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac रख देंगे। ठीक है, तो ठीक है जी। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को सीख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है हमसे, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। अभी मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको बताया है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस भाई कोई भी इक्वेशंस दे रखी हो और उसके मूल कहा जा रहा हो कि बराबर हो और के का मान क्या होगा, और पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा, तो हमें क्या करना है, यदि मूल का बराबर हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। भाई बी क्या है इसका, बी ये रहा भाई। इसके पहले तो देखते हैं, चलिए इसमें a1 b1 c1 क्या है, ए बी सी के मान क्या है। a का मान इसमें दे रखा 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और b का मान दे रखा है इसमें -16 और c का मान दे रखा है इसमें k। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब इस 4ac को जैसे ही हम उठाकर इधर लेकर आएंगे तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तुलना करने पर a1 का मान, b1 का मान, जैसे अभी मैंने यहाँ पर निकाला है ये इस तरह से, b का मान -16, c का मान k आ जाता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी -16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू के इज इक्वल टू 256। यानी यहाँ 256 कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हमने के का मान निकाला। अब के का मान निकालने के पश्चात 16 का स्क्वायर 256, जब 256 के अपोन में ये जाएगा तो यहाँ पर 64 नहीं आ जाएगा सर, 64 आ जाएगा बिल्कुल। अब चलिए अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझते हुए चलते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल, मान लेते हैं कोई एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। यहाँ पर दो संख्याओं की बात हो रही है, एक संख्या को x माना, दूसरी संख्या को y माना, और उनका योग किया। उनका योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। भाई एक संख्या x और दूसरी संख्या y, यानी उनका योग इज इक्वल टू 25 और उनका गुणनफल तो x इंटू वाई, यानी गुणनफल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। ठीक है, जिस तरह से ये रहा। अब हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई के अंदर x प्लस वाई का मान पुट कर देना है जिस तरह से किया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान हमें ये दे रखा है, ये रहा 144। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 2 इंटू 144। ठीक है, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 337 रहेगा। जैसे ही हमसे यहाँ का मान निकल कर आएगा तो हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर को
खोलेंगे जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सर हमने ये जो मान निकाला था इसका फ़ायदा तो बता दीजिए भाई। अभी हम, क्योंकि हमें संख्याओं का अंतर पूछा गया है, जब हम संख्याओं के अंतर के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, खोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा जो कि हमने उसका मान पहले ही निकाला है पुट करने के लिए, माइनस 2xy। 337 माइनस 2 इंटू 144, 337 माइनस 228 में से माइनस 88 माइनस करेंगे 49 आ जाएगा। x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमसे इसका अंतर ही पूछा गया था, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समीकरण के मूल वास्तविक व असमान अलग अलग होंगे? वास्तविक व असमान होंगे, ऐसी इनमें से कौन सी समीकरण हैं जिसके मान अलग अलग होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है, चलिए हम पहली समीकरण को देख लेते हैं। इस पहली समीकरण को देखते हैं दोस्त। ये देखिए इधर √5x² प्लस माइनस के 3√2x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से d का मान निकाला। जैसे ही हम यहाँ से d का मान निकालेंगे तो d का मान क्या आएगा हमारा, चलिए देख लेते हैं रख करके हम। भाई √5 है ना, तो हमें b² है, तो b² यानी माइनस 3√2 माइनस के 3√2 का होल स्क्वायर, b² माइनस 4ac माइनस 4, a क्या है हमारा √5 इंटू √5, और c क्या है हमारा 2√5 इंटू 2√5 इंटू 2√5। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ से हम 3 का स्क्वायर यानी 3√2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का निशान है तो ये प्लस का ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये घात सम है 9, और √2 का स्क्वायर √2, तो इंटू कर देंगे 2, माइनस जब हम √5 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो माइनस के 40 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस के 40। भाई यहाँ से देखिए, अब हमने यहाँ से √5 की मल्टीप्लाई इससे करी तो 5 की 5 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर हमारा जो d का मान आ रहा है वो 0 से छोटा है। d का मान 0 से छोटा है, तो अब यहाँ देखिए 2√3x² प्लस 2x माइनस के √3 इज इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा है। यहाँ पर ये क्या आ रहा है भाई, ये 2, इसका मान बड़ा क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर इन्होंने b² माइनस 4ac यानी 18 माइनस 4 इंटू 10। हाँ ठीक तो है ना भाई, यहाँ पर b² माइनस 4ac किया तो 18, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, माइनस 4, तो माइनस 4 भी ठीक है। ए क्या है हमारा, ए ये रहा हमारा, और सी ये रहा हमारा। ठीक है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, √5 की √5 से 5 आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो 10 हो जाएगा। मैंने गलत किया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो 18 माइनस 4 इंटू 10, तो यहाँ पर इसका मान जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 18 में से 4 को माइनस करेंगे 14 और इंटू कर देंगे 10, तो इज इक्वल टू 140 आ रहा है। अब यहाँ पर ना तो ये किसी का वर्ग है और 0 से बड़ा है। मैंने कहा था जब 0 से बड़ा हो और किसी का वर्ग ना हो तो उसको हम कहते हैं वास्तविक और असमान। ठीक है, ठीक है सर। अतः मूल वास्तविक वे अलग अलग हैं, ये वाली पहली समीकरण वाले हैं। अगले क्वेश्चन अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यदि x² इज इक्वल टू x प्लस 7 के मूल अल्फ़ा और बीटा हों तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस के बीटा अपॉन अल्फ़ा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब x² इज इक्वल टू x प्लस 7,
अब हम इस पूरी समीकरण को जैसे ही उठा करके इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ये एक द्विघात समीकरण के रूप में दिख रही है। जब द्विघात समीकरण के रूप में दिख रही है तो ए और बी और सी के मान भी यहाँ से निकलेंगे। किस तरह निकलेंगे? ए का मान यहाँ पर 1 आ गया। क्यों आ गया सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 कहते हैं। ठीक है, और बी इज इक्वल टू -1 आया, क्योंकि माइनस एक्स का गुणांक भी -1 है, और सी का -7। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया था अभी माइनस के बी अपॉन ए होता है, माइनस माइनस प्लस अपॉन कर देंगे 1, यानी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मैंने आपसे बताया था सी अपॉन ए, यानी सी क्या है -7 अपॉन ए करेंगे, ए क्या है 1, यानी माइनस के 7 आ जाएगा। अल्फा अपॉन बीटा प्लस के बीटा अपॉन अल्फा, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो ठीक है सर, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान नहीं पता है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान भी पता है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी पता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू -7 अपॉन -7। ठीक है, इनके मान को पुट किया हमने तो यहाँ से माइनस के 15 अपॉन 7 निकल कर आया है, और यही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, 15 अपॉन 7। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, यदि 3x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के इज इक्वल टू 0 का मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो। देखिए सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। सेंटेंस में ये कहा जा रहा है भाई, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का मूल, इस इक्वेशंस का मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है और दूसरे मूल का व्युत्क्रम है इंटू 1 अपॉन अल्फा। क्या यही कहा जा रहा है? सर यही कहा जा रहा है। ठीक है, जिस तरह से देखिए ये दिखाया गया है अल्फा में दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन 3, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा, भाई ये पूरा बीटा, इसको बीटा माना, ये अल्फा, और मैंने अभी बताया था अल्फा और बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी अपॉन ए। इस इक्वेशंस में जो दी गई है, क्या सी के नहीं है? सर के है, और ए क्या है? ए 3 है, तो के अपॉन 3 हो जाएगा। के अपॉन 3 यानी के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्त, ये सेशन बहुत शानदार रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाएगा अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में। इस वीडियो को एंड करते हैं।